मित्रों, आज हम एक सर्वविदित परंतु बहुत गंभीर पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सर्वविदित तथ्य यह है कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं और वहां पर वो सदैव भारत के प्रति व्यथित भी पाए जाते हैं, परंतु आज उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, और उनके वैचारिक मानस के निर्माता यानी हु इज हिज ट्रेडिशनल फैमिली एडवाइजर एंड आर्किटेक्ट ऑफ हिज माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, मिस्टर सैम पित्रोदा in his interview yesterday has inadvertently exposed the real face of कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। इसी यात्रा के दौरान आपको पहले से यह बात पता है कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट कॉर्नेलिया वुल से वो मिले थे और स्पष्ट रूप से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडेड है। अब सैम पित्रोदा जी से जब यह पूछा जाता है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का क्या संबंध है कांग्रेस से, तो वो स्वयं रहस्योद्घाटन करते हैं कि राहुल गांधी जी उसके प्रेसिडियम हैं और सैम पित्रोदा उसके मेंबर, यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। और मजे की बात वो कहते हैं कि 110 कंट्रीज का डेमोक्रेसी का ये अलायंस है। मैं सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब 110 कंट्री दुनिया में हैं कौन से जिनमें स्थायी लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहता हूं। 190 देश कुल हैं जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं। स्थायी लोकतंत्र किसी में नहीं, 57 या माइनस। इसके अलावा कम से कम 30-40 देश राजतंत्र हैं ऑफिशियली, उनको माइनस कर दीजिए तो संख्या 100 के नीचे आ जाती है। बाकी डिक्टेटरल रिजीम है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़कर ईस्ट में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के अलावा कोई स्थायी लोकतंत्र नहीं है। तो पहले यह दिखाई पड़ता है कि लोकतंत्र के आवरण में यह कौन से देशों का समूह है जो लोकतंत्र के नाम के ऊपर, वास्तविक लोकतंत्र के आधार भारत के ऊपर आघात करता हुआ दिखाई पड़ता है। नाउ I want a clear answer from the Congress party. Which are these 110 countries which you yourself says that there is a democratic alliance of 110 democratic countries? Because there are around 57 Muslim countries in which there is no vibrant, consistent democracy. They are either theocratic states or very weak, fragile democracies. Around 30-40 states still which are monarchies. There are significant number of countries which are dictatorial regime. So which are these countries which in the disguise of democratic countries try to damage the cradle of democracy in the world, that is India? Because there are only 33-34% population which is under democracy in the world, out of which 17% are we. Other than the Western world, in East only India, New Zealand, Australia and Japan are the consistent, strong, vibrant democracies. So when it was asked, it has been exposed that Congress is officially there having position in that global alliance which tried to malign and mar the reputation and democracy in India. उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि जॉर्ज सोरेस के साथ जुड़े लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में उन्होंने कहा, वी डोंट केयर
तो मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं वी डोंट केयर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं whom do you care? फिर मैं कह रहा हूं, आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है, जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं, वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के यह कहने के बाद, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? We want to ask the Congress party, have you become the member of the nefarious nexus of anti-India global forces, as it has been accepted by Mr. Sam Pitroda, giving a proper and categorical reference to Rahul Gandhi? और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं। इट सीम्स इफ कांग्रेस डजंट रिप्लाई कैटेगोरिकली, देन इट कैन बी इन्फर्ड that Rahul Gandhi has become the permanent representative of anti-India global nefarious nexus to malign and mar the democratic process of India. अब इससे पहले भी याद करिए, एक संगठन FDLAP फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लिबर्टीज एशिया पैसिफिक की को चेयरमैन सोनिया गांधी जी पाई गई थी। वो को चेयरमैन अभी भी हैं और ये भी जॉर्ज सोरेस से फंडेड था, जिसका जवाब आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। और अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान हो, बहुत आपत्ति किए थे कि रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात सिर्फ भारत सरकार मेजबानी नहीं तय करता, मेहमान भी तय करता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप अभी जर्मनी गए थे, तो आपने फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग नामक जिस संस्थान में जाकर भारत विरोधी बयान दिया, FBS, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, दिस इज बैंड इन रशिया सिंस 2025. The Department of Ministry of Justice in April 2025 of Russia has stopped all the activities of this organization in Germany. अब आप बताइए, आप किसी देश के द्वारा अनलॉफुल और देश विरोधी घोषित किए गए संगठन के फोरम पे जाकर भाषण देंगे, फिर कहेंगे कि वो देश आपको मिलना नहीं चाहता आपसे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है। और इससे पहले भी आप लोगों को यदि विस्मृत हो गया हो तो मैं दोबारा स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 23 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा कहा था कि दुनिया में सिविल सोसाइटी को दोबारा स्थापित करने के लिए और नेशनलिस्ट फोर्सेस को समाप्त करने के लिए $1 बिलियन उन्होंने रखा है। और भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। यानी अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ऑन 23rd January 2020 जॉर्ज सोरोस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस has categorically placed $1 billion to establish the battle for erosion of civil society and fights nationalist. Again, I am emphasizing, fight nationalist. It means those who are fighting are definitely not nationalist. And then he said that during the speech, he singled out the India, calling the rise of nationalism under Modi government as the biggest and frightening setback.
यानी भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का उदय उनके लिए बहुत गंभीर धक्के के समान है। अब इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्ता प्राप्ति की समस्त संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही हैं। इसलिए सिर्फ वो भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के आधार पर सत्ता पाने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनको चुनाव में वांछित सफलता नहीं मिलती, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन देखे हैं विगत 11 वर्षों में? राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करने की यात्राएं देखी हैं? हमारी पार्टी में बूथ लेवल वर्कर्स के सम्मेलन जिलों जिलों में होते हैं। कांग्रेस के कितने सम्मेलन आपने देखे? मंडल अध्यक्ष स्तर के कितने सम्मेलन देखे? जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के कितने प्रशिक्षण वर्ग देखे? सांसदों का भी प्रशिक्षण वर्ग 2 महीना पहले हुआ था। आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी होगी, वो पीछे की रो में बैठे हुए थे और युवा सांसदों को आगे करके उनके भाषण दिए गए, फिर ग्रुप से बात। ऐसा कोई कार्यक्रम देखा कांग्रेस के द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा सप्ताह मनाया, भाजपा कार्यकर्ताओं को आपने सेवा करते देखा? कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यक्रम देखा? सांसद खेल कूद स्पर्धा भाजपा के और एनडीए के सारे सांसद कर रहे हैं, अब तक 1 करोड़ युवा उसमें सहभागिता कर सकें। धरातल पे कांग्रेस के सांसदों को ऐसा कोई काम करते देखा? यानी वो एक ऐसा बल्लेबाज हो गया जो नेट प्रैक्टिस करता नहीं है और मैच में आउट होने पे अंपायर को दोष देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, नेट प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अलग है, आपस में लड़ते खूब है। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है, हम विपक्ष में थे तो हमने मॉडल दिया था। गुजरात का मॉडल था, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मॉडल दिया था, जब यूपी में हमारी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आई 90 के दशक में, वहां हमने एक मॉडल दिया था। मगर कांग्रेस ने क्या मॉडल दिया? आपकी सरकार है, दिखाइए। कर्नाटक में आपको प्रस्तुत करना चाहिए, एक गवर्नेंस का मॉडल है। हिमाचल में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए, तेलंगाना में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए। तो वहां मॉडल क्या रहता है? जहां सत्ता में आते हैं आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में गहलोत जी और पायलट जी लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। छत्तीसगढ़ में के.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। अब कर्नाटक में डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं। यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेट प्रैक्टिस करते नहीं और दोनों बैट्समैन एक दूसरे से लड़ते हैं और रन आउट होने पे अंपायर को दोष देते हैं और फिर स्टेडियम के बाहर किसी से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैनेज करके हारे हुए मैच को जीता साबित कर दिया जाए। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर और खतरनाक सवाल पैदा करता है। इसलिए हम आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में राहुल गांधी जी के प्रेसिडियम होने और सैम पित्रोदा के सदस्य होने का रहस्योद्घाटन किया है, इस संगठन की भारत विरोधी शक्तियों के साथ जो संधि है उसमें कांग्रेस का क्या रोल है। और इसीलिए मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने भारत की प्रतिद्वंदी देशों की बहुत बार तारीफ की है। उन्होंने कहा चाइना जो है वो बेरोजगारी से निकल आया है। चाइना में बेरोजगारी का डाटा अगर इस समय देखें 17% है, भारत में 5% है। चाइना ने पिछले महीने रियल एस्टेट सेक्टर का डाटा देना बंद कर दिया है, सेल्स का। मगर आज तक उन्होंने भारत के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप विदेश जाते हैं, यूएस कांग्रेस में इंडिया कॉकस भी है, यानी भारत के समर्थक सांसदों का समूह। कितनी बार आप उनसे मिले? कितने चेयरमैन से मिले हैं आप उनके? भारत के समर्थक थिंक टैंक्स जो हैं, मैं थिंक टैंक्स का नाम लेके उनको कैटेगराइज नहीं करना चाहता, मैं खुद गया हूं ऐसे 3 थिंक टैंक्स में 2-3 बार। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है? हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है वो इस समय कांग्रेस पराजय से हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है
वो इस समय कांग्रेस पराजय से कुंठाग्रस्त है, तो वो कुंठाग्रस्त भी है, घुसपैठिया परस्त भी है और वैसे लस्तपस्त है और विपक्ष से भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन पाने के लिए आश्वस्त है। तो आज मेरा कांग्रेस से मानना है कि वो इस विषय पर अपने संबंध को स्पष्ट करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वह बात बहुत गंभीरता से देख रही है। जिसे कहते हैं जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। जनता हर चीज को देख रही है, बहुत गंभीरता से देख रही है और एक एक राज अब पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। अब देश के सामने कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। दो ही ताकतों के बीच में देश में मुकाबला है, एक जांचे परखे खरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास, अंत्योदय और राष्ट्रवाद के महामेरु की तरह खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, दूसरी तरफ लगातार पराजय का रिकॉर्ड बनाते हुए कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त पार्टियों का गठबंधन लेकर फ्रस्ट्रेशन में भारत विरोधी शक्तियों के साथ भारत के कमजोर करने का दिवा स्वप्न देख रहा इंडिया गठबंधन। धन्यवाद। देखिए, इस विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता और अन्य अन्य चीजों के बारे में, आज डिजिटल जमाना है और पिछले 11 वर्षों में आप सब लोग जाके चेक कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध आलोचना नहीं, अपमानजनक नहीं, अपशब्द नहीं, भद्दी गालियां नहीं, मौत की कामना करने के बयान देकर भी जलवाए जलाल के साथ लोग राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद हमको भाषण दे रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, खड़गे जी, आपके राज्य में तो स्थिति यह है कि सीएम बदलने की बात आती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर आपके मुंह से निकल जाता है कि हाईकमान तय करेगा। तो आप अपने राज्य में तो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं, आप लो कमांड हैं, तो हाई कमांड को आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है देश को प्रवचन देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। आत्मावलोकन करिए, आत्म प्रवंचना नहीं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, सेल्फ डिसेप्शन नहीं। देखिए, वो बड़ी प्रसिद्ध पिक्चर है जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, अडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें कोई बहुत
महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने जो सवाल किया इस पे मुझे एक चीज और ध्यान आ गई। राहुल गांधी जी की समझ पे सवाल दिग्विजय सिंह जी ने नहीं उठाया है। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में चैप्टर नंबर 24 में लिखा है, एंड आई कोट, राहुल गांधी हैज अ नर्वस अनइंफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ ही वर ए स्टूडेंट who's done the coursework and was eager to impress the teacher but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. यानी वो एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव भंगिमा तो दिखा रहा है, पर वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का उसमें अभाव है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भाई साहब, यूएस प्रेसिडेंट किसी के बारे में अगर ओपिनियन बनाता है तो ये यूएस में बहुत डाउन द लाइन आर्काइव्स में जाता है। उसके बाद यूएस में उनको बुलाया जा रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? मतलब ये तो अमेरिकन सिस्टम के लिए मैं पूछना चाहता हूं, उनके लिए एक फूड फॉर थॉट है मेरा, एंड आई वांट टू पुट फॉर ए फूड फॉर थॉट फॉर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। इफ योर प्रेसिडेंट हैज दिस टाइप ऑफ ओपिनियन अबाउट ए पर्सन, then how he can be allowed and how he was invited for Ivy League universities to give a objective view, and the view can be considered objective. This questions the objectivity and neutrality of the entire foreign visits of Rahul Gandhi. नहीं, कांग्रेस हमारी वैचारिक रूप से विरोधी पार्टी नहीं है, वो विचारहीन पार्टी है। क्योंकि विचारधारा आधारित भारत की राजनीति में दो ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस नेता आधारित दल है। कांग्रेस इज फंडामेंटली अ लीडर बेस्ड पावर ओरिएंटेड पार्टी। वी आर कार्डर बेस्ड आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी। तो विचारधारा वाली पार्टी हम हैं, और उनकी विचारधारा इस समय एक है, जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है वैसे सत्ता के बगैर कांग्रेस छटपटा रही है। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। 2014 में उनको लगा था कि तुक्का लग गया, 19 में तो हम आ जाएंगे। आपने देखा होगा 19 के बाद छटपटाहट बढ़ी है। ये जॉर्ज सोरस का बयान मैंने जनवरी 2020 का कोट किया है। और 24 के बाद वो छटपटाहट तड़फड़ाहट में बदल गई है। तो उनकी विचारधारा सत्ता है, हमारी विचारधारा राष्ट्र की महत्ता है। देखिए, इस बारे में पार्टी की प्रदेश यूनिट अपना विचार व्यक्त कर चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का सम्मान, सबका स्थान और सबके उत्थान के विचार के ऊपर आधारित होकर चलती है। और जो पार्टियां जातियों का नाम लेकर जातियों को अपमानित करने के भाव से राजनीति करती हैं, याद करिए बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का फेमस डायलॉग होता था, भूरा बाल साफ कर रहा हूं, तो 4 जातियों का नाम था। गुजरात में माधो सिंह सोलंकी, खाम, KHAM 4 जातियां। हरियाणा में अजगर 4 जातियां। कर्नाटक में अहिंदा 4 जातियां। तो जातियों के आधार पर समाज के टुकड़े करके राजनीति करने के ख्वाब देखने वालों को जरा बिहार से देखना चाहिए। जो कहते थे भूरा बाल साफ कर रहा हूं लालू जी, उनके बिटवा ने आके पूरा बाल साफ कर दिया है, मुंडन करवा दिया है। तो आगे विरोधियों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रोरोगेटिव है, और आपको देखने को मिलेगा जैसे समय समय पे एक से एक प्रभावी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से मिलना। और वैसे एक मैं आपको बात बता दूं, मैं आप सबके लिए कहता हूं, पार्टियों में अंतर क्या होता है। आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी बने हैं। आप में से किसी को इस विषय की जानकारी नहीं होगी बनने से पहले। जब श्री नड्डा जी बने थे 2-3 साल पहले, किसी को क्या जानकारी थी क्या?
श्री अमित शाह जी बने, उससे 2-3 साल पहले किसी को जानकारी थी। श्री नितिन गडकरी जी बने, उससे पहले कोई 2-3 साल पहले किसी को जानकारी थी। श्री राजनाथ सिंह जी दिसंबर 2005 में बने, 2-3 साल पहले किसी की जानकारी थी। ये होता है कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था। और आज मैं आपसे पूछूं, जब अमृत काल समाप्त होगा 2047 में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता आप में से, मगर कांग्रेस में बता सकता है कि अगर पार्टी रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष या हाई कमांड, जिसके हाथ में कमान होगी, वो इसी परिवार से होगा। सपा राजद में यदि पार्टी रही तो कमान इन्हीं के हाथ में होगा, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनमें कमान इसी के हाथ में होगा। इसीलिए मैंने कहा ये लीडर बेस्ड पावर ओरिएंटेड पार्टीज का पैटर्न है, हमारा कार्डर बेस्ड आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी का पैटर्न है। Those government whose ministers officially has used this type of dastardly statement that eradication of Sanatan Dharma was a well thought of conference, and they have audacity to say that they want to have a communal harmony in the country, and moreover that the next day Hindu Dharma is a virus, it is a corona, and they want to create hatred among the states. What type of dastardly statement was given by DMK minister about the Bihar people? We do not consider any work as low or mean. What he has said कि बिहार वाले लोग यहां पर टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं. And not only this, you remember in 2023 when BJP won Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, there was a statement by DMK minister कि BJP सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है. So I would like to convey it through you to Mr. Stalin that you want to create a disharmony among states by using the word कि बीजेपी गोमूत्र के राज्यों में जीत सकती है. We have expanded down the south and others, that's altogether different. But one thing मैं डीएमके से कहना चाहूंगा, there is a antifungal, antibacterial, medicinal patent for gomutra in US, and the patent number is 6410059. Kindly convey it to Stalin ji and his ministers that you are saying that the BJP can only win in the gomutra states, and there is a US patent for antibacterial, antifungal, medicinal properties for gomutra, that is 6410059. So you have to clean your Macaulay Marxist mindset or the Stalin's legacy through gomutra, then you will be able to have an organic, natural mindset to witness the real India. Thank you. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।